हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र वर्मा। जैसा कि हमको पता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में हमको आज क्या बताना है, क्या बढ़ाना है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में सिंध पर अरबों का आक्रमण, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सिंध पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ और क्या रीजन्स रहे, क्या गतिविधियाँ रहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है, जानना है और अध्ययन करना है। तो सबसे पहले सिंध जगह कहाँ पड़ती है? जो सिंध प्रांत है, भारत और पाकिस्तान का एरिया होता है एक, तो उसको सिंध प्रांत पहले बोला जाता था, सिंधु नदी के तट पे जो है। तो अरबों का सबसे पहले भारत पे जब आक्रमण हुआ वो अरबों का हुआ, अरब वासियों का हुआ, और वो भी भारत में सिंध पे हुआ। और इसकी जानकारी मिलती कहाँ से है? चचनामा से। चचनामा एक अरबी पुस्तक है, अरबी भाषा में लिखी गई चचनामा पुस्तक है। इसका लेखक जो है वो अज्ञात है, इसका लेखक अज्ञात है। और इसी चचनामा का फारसी में अनुवाद किया गया है, कूफी ने उसका अनुवाद किया है फारसी भाषा में। इसी चचनामा पुस्तक में सिंध पर अरबों के आक्रमण का विवरण मिलता है। अच्छा, रीजन्स क्या थे, तात्कालिक कारण क्या था कि सिंध पे अरबों का आक्रमण हुआ? उसका तात्कालिक कारण क्या था? एक्चुअली में तात्कालिक कारण ये था कि सिंध में उस समय ब्राह्मण वंश चल रहा था, और ब्राह्मण वंश का जो संस्थापक था, कौन सा वंश चल रहा था? ब्राह्मण वंश। ब्राह्मण वंश का संस्थापक था चाच। चाच ब्राह्मण वंश का संस्थापक था, और चाच का पुत्र दाहिर उस समय वहां का राजा था। इतनी बात क्लियर? ठीक है। उसी समय क्या होता है कि अरब सागर में तात्कालिक कारण पे आ जाइए। अरब सागर में लंका से आने वाले कुछ अरब जहाजों को समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। श्रीलंका की तरफ से अरब वासियों के कुछ पानी के जहाज जो होते हैं, उसमें माल वाले जहाज, बहुत सारा सब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पहले जहाज पानी के जहाजों से होता था। तो लंका से कुछ अरब के जहाज आ रहे थे, समुद्री डाकुओं ने उनको लूट लिया। बट ये लूट की खबर राजा दाहिर को नहीं पता थी। राजा दाहिर को बिल्कुल नहीं पता थी कि समुद्री डाकुओं ने लंका से आने वाले अरब वासियों के कुछ जहाज लूटे हैं। ये बात जब अरब पहुंची तो वहां इराक के एक सूबेदार हज्जाज थे, इराक के सूबेदार हज्जाज थे। उन्होंने दाहिर से लूट का जुर्माना मांगा। हज्जाज ने दाहिर से लूट का जुर्माना मांगा, कहा जो आपके वहाँ हमारे जो जहाज लूटे गए उनका आप हर्जाना दीजिए। तब जा करके दाहिर को ये बात पता चली कि हमारे वहाँ कुछ लूटपाट हुई है। इसके पहले तो इनको कुछ क्लियर ही नहीं था। फिर होता यह है, फिर जो दाहिर है उनको इस बात की जानकारी मिलती है कि हमारे वहाँ समुद्री डाकुओं ने अरब सागर में जहाजों को लूट लिया है, और वो जहाज अरबवासियों के थे, इसीलिए तो हमसे हर्जाना मांगा जा रहा था। फिर दाहिर ने कहा, भाई एक बात बताइए, जब हमारे पास इस चीज की जानकारी नहीं है कि उन जहाजों को किसने लूटा है, हर्जाना हम भला कहीं क्यों देंगे? उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कोई हर्जाना नहीं भर रहा हूं। तो क्या हुआ, ये बात वहां के जो सूबेदार हज्जाज थे उनको नहीं पसंद आई। तो उन्होंने प्लान बना लिया कि भारत पे, सिंध प्रदेश पे आक्रमण करेंगे। तो उन्होंने वहां खलीफा वाहिद से, उस समय खलीफा जो थे वो वाहिद थे। खलीफा कौन थे? वाहिद थे। खलीफा वाहिद से अनुमति लेकर, खलीफा वाहिद से अनुमति लेकर 3 सेनापतियों को भेजा, क्रमशः बराबर 3 सेनापतियों को भेजा भारत पे युद्ध करने के लिए। क्लियर इतनी बात? युद्ध करने के लिए भेजा। पहला उबैदुल्ला, दूसरा वर्दुल। पहला उबैदुल्ला और दूसरा वर्दुल, ये दोनों जो इनके आक्रमण थे इनके सेनापतियों के द्वारा, दोनों असफल हो गए, सफल ही नहीं हुए। फिर 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। जो 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम थे ये हज्जाज के दामाद भी था। तो 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया, जो कि मकरान के तट से भारत पहुंचा था। मकरान के तट से भारत पहुंचा था।
17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम मकरान के तट से भारत पहुंचा युद्ध करने के लिए। फिर क्या होता है, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रदेश में एंट्री करता है मकरान के तट से आते हुए, तो वह पहला आक्रमण अपना 711 और 12 ईस्वी में करता है। वो पहला आक्रमण कब करता है? 711 और 12 ईस्वी में अपना पहला आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, कासिम की सेना में कौन कौन थे? कासिम की जो सेना आई उसके सेना में ऊंट थे, अश्वारोही थे, मंजानिक थे। अच्छा, मंजानिक कहा जाता है पत्थर फेंकने वाले को। पत्थर फेंक, जैसे सेना में कुछ ज्यादा सेना है तो उसमें कुछ ऐसे सेना वाले रखते थे पत्थर फेंकने पे, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम की सेना में पत्थर फेंकने वाले रहते थे और उन्हीं पत्थर फेंकने वालों को मंजानिक कहा गया है, मंजानिक कहा गया है। तो कासिम की सेना में ऊंट, अश्वारोही, मंजानिक यानी कि पत्थर फेंकने वाले उनकी सेना में सम्मिलित थे। अब मोहम्मद बिन कासिम ने अभियान, यानी कि कौन कौन से अभियान किए मोहम्मद बिन कासिम जब भाई सिंध प्रदेश पे आक्रमण करते हैं 711-12 में, तो पहला आक्रमण करते हैं। सबसे पहला आक्रमण जो होता है वो देवल का अभियान होता है। सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम देवल पे करते हैं और सबसे पहले वहीं पे ये जजिया कर लगाते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जजिया कर किस क्षेत्र में लगाया गया था। तो सबसे पहले जजिया कर जो था वो देवल क्षेत्र में लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। दिस क्लियर? जजिया कर के बारे में हम पिछले वीडियोज में बता चुके हैं। आप लोग दूसरे नंबर का वीडियो देखिए, उसमें जजिया कर को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके एक्सप्लेनेशन किया है उसका, आप लोग बहुत ही अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो कासिम का जो पहला अभियान था वो देवल का अभियान था और सबसे पहले कासिम ने यहीं पे जजिया कर लगाया था। उसके बाद जो दूसरा उनका अभियान रहा वो नीरून, शेहवान एवं सीसम, नीरून, शेहवान एवं सीसम पर इन्होंने सफल आक्रमण किया। यानी कि देवल के बाद नीरून, शेहवान और सीसम पर इसने सफल आक्रमण किया। उस समय जो सहवान का शासक था, सहवान का, वो बजहरा था। सहवान का शासक कौन था? बजहरा था। अच्छा, बजहरा था कौन? बजहरा था राजा दाहिर का चचेरा भाई। बजहरा कौन था? बजहरा, ये राजा दाहिर का चचेरा भाई था, ये सहवान का शासक था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने नीरून, शेहवान एवं सीसम पर सफल आक्रमण किया और सबको जीत लिया। और सहवान का जो शासक था वो बजहरा था। और बजहरा था कौन? बजहरा था राजा दाहिर का चचेरा भाई। देन आफ्टर एक इनका और होता है इसके बाद राबर का अभियान। कहाँ का? राबर का अभियान। और इस युद्ध में राजा दाहिर युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच जो युद्ध होता है वो राबर का युद्ध होता है। राबर का युद्ध होता है, इसमें राजा दाहिर मारे गए। तब जा करके राजा दाहिर की जो पत्नी थी उनका नाम था रानी बाई। राजा दाहिर की जो पत्नी थी रानी बाई, उन्होंने उस युद्ध का मोर्चा संभाला, यानी कि उन्होंने उस युद्ध को लड़ा और उसका नेतृत्व किया। किसने? रानी बाई ने मोर्चा संभाला। अंत में जब उनको पता चला कि हम नेतृत्व तो कर रहे हैं बट हम हार जाएंगे, नेतृत्व की कमी आ गई, तो अंत समय में राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई ने भी जौहर कर लिया और अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद एक क्षेत्र पड़ता है ब्राह्मणवाद क्षेत्र। ब्राह्मणवाद क्षेत्र उसको अभियान नाम से जाना जाता है, ब्राह्मणवाद अभियान। यहां पे दाहिर का पुत्र जय सिंह राज्य कर रहा था। जो मोहम्मद बिन कासिम ने क्रमशः अभियान करे, तो सबसे पहला अभियान था देवल का अभियान। सबसे पहले जजिया कर वहीं लगाया। उसके बाद नीरून, सहवान और शीशम पर सफल आक्रमण किया। सहवान का जो शासक था वो बजहरा था। बजहरा कौन था? राजा दाहिर का चचेरा भाई था। उसके बाद राबर के अभियान में स्वयं राजा दाहिर से युद्ध लड़ता है, युद्ध करता है और उसमें राजा दाहिर मारे जाते हैं। फिर क्या होता है? उनकी पत्नी रानी बाई मोर्चा संभालती हैं, अंत में वो भी जौहर कर लेती हैं। यानी कि उसके सारे मोहम्मद बिन कासिम के जो अभियान थे सफल होते जा रहे थे। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखते हैं। ब्राह्मणवाद अभियान, ब्राह्मणवाद पर अभियान किया। यहाँ पे दाहिर का पुत्र जो था, राजा दाहिर का जो पुत्र था जय सिंह, वो यहाँ पे राजा
जो दाहिर का पुत्र जय सिंह था वो यहाँ पे शासन कर रहा था। जब मोहम्मद बिन कासिम का ब्राह्मणवाद पे आक्रमण होता है तो जय सिंह इतना डर जाते हैं ये इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद एक और अभियान होता है मोहम्मद बिन कासिम का, जो कि दाहिर की राजधानी थी, राजा दाहिर ने जिसको अपनी राजधानी बनाया था, अलोर या अरोर कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? अलोर या अरोर। तो दाहिर की राजधानी पे मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और ये भी सफल रहा, उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद मुल्तान पे सफल आक्रमण किया और मुल्तान को भी जीत लिया। अच्छा, जब मुल्तान को जीत लिया तो वहां से इसको सोने की बहुत प्राप्ति हुई। मुल्तान को जब जीता तो सोने की बहुत प्राप्ति हुई, बहुत सोना मिला वहां से। इसीलिए इसने मुल्तान का नाम स्वर्ण नगर यानी कि सोने का नगर रख दिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का नाम स्वर्ण नगर यानी कि सोने का नगर, इसका नाम मुल्तान का रख दिया था। अभियान किया, यहाँ पे बहुत सोना मिला, भाई स्वर्ण नगर रख दिया। अब यहीं से रीजन बन गया कि अरबवासी क्या करें? पहले तो सोचे कि युद्ध करेंगे, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, देन आफ्टर होता यही है कि जब उनको बहुत सारा धन और सोना मिलने लगा तो लालच में आने लगे कि अब हम तो, भारत एक ऐसी चीज है जहां पे जाओ आक्रमण करो, जितना मन चाहे उतना सोना और धन लेके चले आओ। हर आगे चल करके हम आगे बढ़ेंगे। हर एक शासक का, तुर्की जो शासक थे सबका एकमात्र यही उद्देश्य था, आए और सिर्फ अपनी आर्थिक पूर्ति को देखते हुए यहाँ पे आक्रमण करें और यहाँ से धन लेके चले जाएं। बाकी किसी चीज से उनका कोई मतलब नहीं बनता था यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है, अब जो सिंध प्रदेश पे जिनका शासन चल रहा था वो अरबवासियों का चल रहा था। लेकिन एक बात और, सिंध प्रदेश पे ही सिर्फ इनका शासन था, बाकी कहीं नहीं जा सकते थे। सोचते भी थे तो इनके विद्रोह को दबा दिया जाता था। एक बार कुछ दिनों के बाद, कई सालों के बाद 725 में इन्होंने कोशिश की, अरबवासियों ने भाई कोशिश की कि हम सिंध से थोड़ा बाहर बढ़ करके देखें। बात समझ रहे हैं? 725 में अरबवासियों ने कोशिश की कि हम सिंध के बाहर बढ़ने की कोशिश करें और थोड़ा साम्राज्य अपना विस्तार करें। लेकिन भाई उधर राजस्थान गुर्जर प्रतिहार शासन इधर चल रहा था, ये सारे गुर्जर प्रतिहार, गुजरात साइड में बादामी के चालुक्य ने इनको पराजित कर दिया, मतलब बढ़ने नहीं दिया सिंधवासियों का इट मीन्स अरबवासियों को। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार और बादामी के चालुक्यों ने उनको पराजित कर दिया। इसीलिए उसी समय एक अरब यात्री सुलेमान जो है उसने भारत की यात्रा की थी। अरब का एक यात्री आया था सुलेमान, उसने भारत की यात्रा की और इसीलिए उसने अपने लेख में कहा है कि एक प्रतिहार शासक जो है मिहिर भोज, वह अरब वासियों का सबसे बड़ा घोर शत्रु है। किसने कहा? अरब यात्री सुलेमान ने कहा कि प्रतिहार शासक मिहिर भोज अरबों का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि ये कई बार मात दे चुका था अरबवासियों को, हर युद्ध में परास्त कर देता था। इसीलिए मिहिर भोज को अरबों का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। ये बात क्लियर। फिर एक इसी में हम एक पॉइंट और है, पंचतंत्र। आप लोगों ने सुना होगा, विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया है, पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया है। और किसने किया है अरबी भाषा में? इब्न अल मुकफ्फा। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया है? इब्न अल मुकफ्फा ने किया है। और उसका क्या नाम रखा है? कलील ए दिमना। बात समझ गए भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम्स का मतलब बहुत अच्छे एग्जाम्स में ये पूछी जाने वाली ये पुस्तक और इसका ये अनुवाद है। पंचतंत्र का जो कलील व दिमना नाम से अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, पंचतंत्र का कलील व दिमना नाम से अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। और किसने अरबी भाषा में किया अनुवाद भैया? इब्न अल मुकफ्फा ने किया। क्लियर?
इब्न अल मुकफ्फा ने किया। एक गणित की पुस्तक है, गणित की, उसका नाम है ब्रह्म सिद्धांत। गणित की कौन सी पुस्तक है? ब्रह्म सिद्धांत, जिसका अनुवाद किया गया खंड खाडयक। जिसका अनुवाद किस नाम से किया गया भैया? खंड खाडयक नाम से किया गया ब्रह्म सिद्धांत का। और किसने किया? अल हजारी एवं इब्राहिम पिंजरी ने। अल हजारी एवं इब्राहिम पिंजरी ने किया था इसका अरबी भाषा में अनुवाद। तो जैसे कि हमने आपको क्या बताया, एक पैनिक नजर आप डालिए, सिंध पर अरबों का आक्रमण जो होता है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? चचनामा में मिलता है। चचनामा किसने लिखा? लेखक अभी तक अज्ञात है। किस भाषा में लिखी गई है चचनामा? अरबी भाषा में। फारसी में इसका अनुवाद किया गया कूफी के द्वारा। इसके बाद सिंध प्रदेश में ब्राह्मण वंश का शासन होता है, संस्थापक चाच होता है और चाच का पुत्र राजा दाहिर होता है। पहला आक्रमण 711-12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। कासिम की सेना में ऊंट, अश्वारोही, मंजानिक और जिनको पत्थर फेंकने वाले कहा जाता था, ये सम्मिलित रहते थे। कासिम के जो अभियान थे, पहला अभियान देवल का था, जहां उसने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। फिर नीरून, सिहवान और शीशम पर सफल आक्रमण किया था। सिहवान पर इसका चचेरे भाई का शासन चल रहा था। राबर के युद्ध में राजा दाहिर स्वयं मारे गए थे और इसकी पत्नी रानी बाई ने जौहर कर लिया था। फिर ब्राह्मणवाद अभियान किया। दाहिर का पुत्र जय सिंह था, मारे डर के इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। अलोर या अरोर जो दाहिर की राजधानी थी, इस पे भी भैया आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, इसको भी जीत लिया। मुल्तान को भी जीत लिया। मुल्तान से इसको बहुत ज्यादा सोना मिला, इसलिए इसने मुल्तान का नाम सोना नगर कर दिया। क्लियर? अच्छा, फिर से एक बार देख लेते हैं। सिंध पे भाई आक्रमण किया गया, उसका रीजन क्या था, तात्कालिक कारण क्या था? हमेशा याद रखिएगा, इतिहास विषय को आप कोरिलेट करके पढ़िए। एक घटना को किसी दूसरी घटना से आप कोरिलेट करिए, जोड़िए, तो आपको सीखने, समझने और पढ़ने में बहुत आसानी होगी। आप इतिहास विषय को बहुत सरलता से समझ पाएंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक को, किसी भी पॉइंट को इतिहास के आप एक दूसरे से रिलेट करके जोड़ सकते हैं, जैसा कि हम आगे आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे। आप देखिएगा। और फिर तात्कालिक कारण एक बार में देख लेते हैं। लंका से, श्रीलंका से कुछ समुद्री जहाज आ रहे थे, तो राजा दाहिर की मतलब जानकारी से बाहर थी ये बात, लेकिन समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। भाई जब श्रीलंका से आ रहे थे, अरब वालों के जहाज थे, समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। और लेकिन वहां पता चला अरब में कि भाई राजा दाहिर ने हमारे जहाजों की लूट कराई है, हमारे जहाजों को लूट लिया गया है उनके द्वारा। यही बस रीजन हो गया। तो उन्होंने इराक या अरब वालों ने भाई राजा दाहिर से कहा कि हमको हर्जाना दीजिए इसका। तो इन्होंने हर्जाना कैसे भाई, क्यों दे? क्योंकि इनका कोई उसमें कोई हाथ तो था नहीं भाई, इन्होंने जहाज लुटवाए, इनको पता तक नहीं था। तो यही रीजन था, यही बात बढ़ती गई और फिर इन्होंने इनकार कर दिया, मैं हर्जाना नहीं दूंगा। और फिर वहां से 3 सेनापति आते हैं। शुरुआत के जो 2 लोगों का आक्रमण होता है सिंध प्रदेश पे, उबैदुल्ला और वर्दुल, वो दोनों असफल हो जाते हैं। बाद में वह अपने 17 वर्षीय दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है आक्रमण करने के लिए। वह एक सफल आक्रमण माना जाता है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमने शुरुआत में क्या पढ़ा? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बाद में जजिया कर क्या था, कुछ कर और पढ़े। आगे हम कर पढ़ेंगे खराज, खुम्स। और आज पढ़े हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सिंध पर पहली बार अरबों का आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तात्कालिक रीजन क्या था। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा और बाकी की वीडियोज को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कराते चलेंगे और आने वाले वीडियोज में मध्यकालीन इतिहास शुरुआत से लगा करके आखिर तक क्रमबद्ध तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी। दैट्स गुड एंड थैंक यू टू ऑल।